कॉस्ट वर्ड का मतलब ऐसे होता है कि एनी एक्सपेंस कह सकते हैं, पेमेंट, एनी पेमेंट। बहुत ही एक जनरल टर्म अगर समझेंगे तो मैंने एक टी शर्ट बाजार से परचेज की, और वो टी शर्ट अगर मैंने 500 रुपये की परचेज की तो मैं कहूँगी कॉस्ट ऑफ दिस टी शर्ट इज़ 500। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मार्केट में गई, मैं टीवी खरीदने गई, तो हम शॉपकीपर से ये पूछेंगे इसका प्राइस क्या है या फिर इसकी कॉस्ट क्या है। तो बहुत ही जनरल टर्म्स में उस चीज़ की जो भी वैल्यू होगी वो उसकी कॉस्ट है फॉर जनरल पर्सन। ठीक है। थोड़ा सा इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में आए तो हम कहेंगे कॉस्ट इज मनी पेड फॉर एक्वायरिंग all factors of production। ठीक है। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड जो रिप्रेजेंट करता है सभी नेचुरल रिसोर्सेस को, लेबर जो कि सारे ह्यूमन रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसी तरह से कैपिटल जो सारे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक होता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर हु combines all three resources। इन तीनों रिसोर्सेज को कंबाइन करके उनसे बेस्ट यूटिलाइजेशन लेना इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो लैंड के बदले में रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो व्हेन वी टोटल ऑल दीज कॉस्ट, ये सारी हमारी कॉस्ट है, तो वो टोटल कॉस्ट हो जाती है। तो इस तरह से जब हम कॉस्ट को और डिटेल में पढ़ते हैं तो एक होती है मनी कॉस्ट, एक होती है रियल कॉस्ट। मनी कॉस्ट विच इज मेजरेबल, in terms of money, in terms of money this is measurable। ठीक है। इसको हम फर्दर डिवाइड करें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। अभी इनके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले मनी कॉस्ट समझ में आ गई, विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, और रियल कॉस्ट विच इज नॉट मेजरेबल in terms of money। This is not measurable in terms of money। ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो मेजरेबल नहीं है? सैक्रिफाइसेस, पेन्स। अभी अगर तुम ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो तुमने इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हो सकता है अपनी नींद सैक्रिफाइस की हो, अपने फ्रेंड्स के साथ का कोई प्रोग्राम सैक्रिफाइस किया हो, कोई मूवी देखने का मन हो वो सैक्रिफाइस किया हो, कजन्स घर पे आए हुए हैं फिर भी हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो सैक्रिफाइस किया हो, अगर तुम चल के कहीं जा रहे हो वो पढ़ने तो तुमने उस पढ़ाई के लिए जो इतना तुमने टायरनेस ली वो तुमने बियर की, दैट इज मेजरेबल। हम ये थोड़ा कह सकते हमने 100 रुपए की नींद सैक्रिफाइस की।
हमने 500 रुपये की पार्टी सैक्रिफाइस की, ठीक है ना। तो सैक्रिफाइसेस एंड पेन्स जो भी आप ले रहे हो वो आपके रियल कॉस्ट है। अब नेक्स्ट आता है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट विच इज पेड टू आउटसाइडर्स, जो कुछ भी हम बाहर पे कर रहे हैं, यानी कि टू एक्सटर्नल्स, for acquiring others services, वो हमारी एक्सप्लिसिट है। लेकिन इम्प्लिसिट सेल्फ ओन रिसोर्सेज, जैसे कि मान लो ये एक रूम है, ये किसी का अपना घर है, उस घर का एक इतना सा पोर्शन है जहाँ पे ऑफिस का काम हो रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, बाकी उनके हाउस होल्ड्स के लिए काम आ रहा है। तो हम इसको ये मानेंगे कि इतना सा ही पोर्शन तो हम प्रोडक्शन के लिए ले रहे हैं, तो नॉर्मली हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे कॉस्ट में। बट अगर देखा जाए तो इतना पोर्शन अगर मैं बाहर रेंट पे लेती और मैं उसके अगर 5000 पे करती, तो इकोनॉमिक्स में उस 5000 को हम इंक्लूड करते हैं। या कोई मान लो कंप्यूटर वर्क है, अगर मैं उसके लिए कोई एम्प्लॉय हायर करती और मैं उस एम्प्लॉय को 15,000 की सैलरी देती, तो वो 15,000 की सैलरी में उसको ना देके खुद वो काम कर रही हूँ, तो ये 15,000 मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो बेसिकली हमारे पास इससे क्या चीज़ निकल कर आती है कि एक हमारे पास है अकाउंटिंग कॉस्ट, विच इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जबकि एक है इकोनॉमिक कॉस्ट, विच इज अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉस्ट जो हमने बाहर सारे प्रोडक्टिव फैक्टर्स को यूज करने के लिए दी, और इम्प्लिसिट कॉस्ट जब उसमें ऐड हो जाती है तो वो इकोनॉमिक कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन दोनों में डिफरेंस है कि ऑल एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर अकाउंटिंग कॉस्ट एंड ऑल अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस implicit cost is your economic cost। फिर एक हमारे पास और कॉस्ट आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी तुमने बहुत अच्छे से सुना हुआ होगा पहले कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो भी हमारी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सपोज ये एक लैंड है, इस पे एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे वीट ग्रो करूँ, एक है राइस ग्रो करूँ। तो इफ आई चूज राइस, द कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन ऑफ वीट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ राइस। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स आप एक ऑप्शन को छोड़ के जब दूसरी ऑप्शन यूज करते हो तो उस ऑप्शन को यूज क्यों कर रहे हो, आपको कुछ तो बेस्ट मिल रहा होगा। अगर मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है, मेरे पास एक ऑप्शन है न्यूज़पेपर की, ठीक है। अगर हमें एडवर्टाइजमेंट करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डाल दूं। दूसरी ऑप्शन मेरे पास है कि मैं सोशल मीडिया पे पेड एडवर्टाइजमेंट लूं। तो अब अगर हमने न्यूज़पेपर को छोड़ के सोशल मीडिया पे पेड मार्केटिंग की सोची, तो इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब हुआ कि हम जो है किसको ऑप्ट कर रहे हैं, हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सोशल मीडिया इज द कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इस तरह से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम सारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं कि अगर मान लो फाइनेंस मैनेजर ने ये कहा कि ये प्रोडक्ट 1 है, मैं प्रोडक्ट 1 के लिए फाइनेंस दूंगा, लेकिन जो प्रोडक्ट 2 है मैं उसको नहीं लूंगा, वो हम अप्रूव नहीं करते, उसकी फंडिंग अप्रूव नहीं करते। तो फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट 1 द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 2। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज the choice between different alternatives, and when we sacrifice different alternatives, the cost of that sacrificed alternatives is opportunity cost। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है एक आउटले कॉस्ट। आउटले कॉस्ट का मतलब जो भी हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, ठीक है, यानी कि हमने लेबर को पे किया, मटेरियल परचेज किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, सब हमने जो बेसिकली जितनी भी हमारी हमने मनी फॉर्म में पेमेंट की है वो सारी हमारी आउटले कॉस्ट है। तो आउटले कॉस्ट एक फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है। हम कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी अकाउंटिंग कॉस्ट है वो हमारी आउटले कॉस्ट है। ठीक है, हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में क्या किया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम एक्चुअली में पे नहीं कर रहे, बट वो कॉस्ट ऑफ फॉरगोन है, जो हमने छोड़ दिया, जो हमने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस करें तो हम क्या कहेंगे, सपोज तुमने कोई क्लास ज्वाइन की जहां 12 क्लासेस हैं पर मंथ, और तुम्हारी 6000 रुपीज पर मंथ की फीस है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आउटले कॉस्ट 6000 है तुम्हारी, ये आउटले कॉस्ट हो गई। अब तुम्हारा फ्रेंड के साथ बना एक मूवी का प्रोग्राम, मूवी की जो टिकट है वो है तुम्हारी 500 रुपए की। ठीक है, अब वो मूवी का टाइम तुम्हारी क्लास के टाइम से क्लैश कर रहा है। तो पहली बात, तुमने मूवी अगर देखने की फिर सोची तो तुमने ये सोचा एक ही क्लास तो मिस हो रही है, कोई बात नहीं, तो मूवी के लिए चले गए। तो बेसिकली उस मूवी की कॉस्ट 500 रुपए की टिकट तो है ही, लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो तुम्हारी एक क्लास भी 500 रुपए की है जो तुमने छोड़ दी। तो ये मूवी तुम्हारी 500 की टिकट और प्लस 500 ये कायदे से तुम्हारी वो 1000 रुपए की कॉस्ट पड़ी। 500 तो तुम्हारी आउटले कॉस्ट पड़ी जो तुमने मूवी पे स्पेंड किया, और ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई जो तुमने उस मूवी को देखने के लिए मिस किया। और यहाँ पे जो तुम्हारी लर्निंग स्किप हुई है, जो लर्निंग स्किप हुई, दैट इज योर रियल कॉस्ट। 1000 रुपये तो फिर भी बियर कर लिए, बट जो तुमने लर्निंग मिस की फॉर वॉचिंग दैट मूवी, तो उस मूवी को देखने की कॉस्ट सिर्फ दिख में लग रहा था 500 रुपये है, लेकिन उस मूवी की कॉस्ट 500 रुपये नहीं है। उस मूवी की कॉस्ट 1000 रुपये प्लस जो तुम्हारी लर्निंग स्किप हुई वो है तुम्हारी उस मूवी की कॉस्ट। ठीक है,
तो नेक्स्ट टाइम मूवी का प्रोग्राम बनाने से पहले ये ज़रूर सोचना कि हमारी एक्चुअली में ये 200 रुपये की टिकट डिस्काउंटेड पे मिल रही है, उसके बदले में हम क्या क्या मिस कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि तुम एक जॉब कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी जो है वो मान लो 1,20,000 पर मंथ है। इस 1,20,000 में जब पर डे की सैलरी काउंट होती है तो पूरे 30 डेज से होती है। ठीक है, तो कितनी हो गई? अगर 30 डेज से हम देखेंगे तो 4,000 पर डे हो गया ना। अब तुम अगर किसी वीकेंड पे गए मूवी देखने तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने अपने ऑफिस से हाफ डे लिया, जो तुम्हें छुट्टी अलाउड भी नहीं थी, उन्होंने कहा कि अगर आप छुट्टी नहीं करोगे तो आपको इसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपने कहा अरे नहीं, हमें तो महीने की 2 छुट्टी अलाउड होती हैं, तो हमने 2 छुट्टी ले ली। तुमने ये नहीं देखा कि वो जो 2 छुट्टी मुझे अलाउड होती हैं, अगर वो मैं नहीं लूँ तो मुझे पैसे मिलेंगे। तुमने वो छुट्टी ले ली और तुम फिर मूवी देखने गए, घूमने गए फुल डे के लिए। तो अब तुम्हारे 500 रुपये मूवी टिकट के लग गए, मान लो 1,000 रुपये के तुम्हारे स्नैक्स हो गए, 1,500 रुपये तुमने उस एंजॉयमेंट पे खर्च किए। लेकिन तुमने उस ऑफिस से छुट्टी करके 4,000 रुपये ये भी तो लॉस्ट किए। तो ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और ये तुम्हारी आउटले कॉस्ट है। वहीं पे अगर ये मूवी तुम अपने घर में होम थिएटर पे देख रहे हो और तुमने सिर्फ 1,000 रुपये खाने पे खर्च किए, ये नहीं खर्च किए, तो ये 500 रुपये तुम्हारी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई कि तुमने बाहर खर्च ना करके घर में खर्च किए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो 4,000 ही रही। लेकिन यहीं पे अगर ये मूवी तुमने संडे को प्लान की, जो तुम्हारी ऑफिशियल हॉलीडे है, तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 है, क्योंकि वो तुम्हारी छुट्टी का दिन है। अब तुम्हारी इम्प्लिसिट कॉस्ट भी लग गई, तो तुम्हारी एक्चुअली में 1,000 रुपये ही आउटले कॉस्ट लगी। तो यहाँ पर ये मूवी तुम्हें 5,500 की पड़ी और यहाँ पर ये मूवी तुम्हें सिर्फ 1,000 रुपये की पड़ी अकाउंटिंग कॉस्ट में। इकोनॉमिक कॉस्ट में ये मूवी तुम्हें इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐड करके 1,500 की पड़ी। तो इस तरह से रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखोगे तो हर जगह ये सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, एक होती है डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट। एक होती है इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल। कॉस्ट, direct cost which is directly related to manufacturing, या हम कह सकते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है मतलब कि जैसे कि मान लो रॉ मटेरियल परचेज किया, डायरेक्ट वेजेस दिए लेबर को, हमने बिल्कुल पावर जो मशीन को चलाने के लिए चाहिए, वाटर सप्लाई, ये बिल्कुल डायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी। लेकिन जो नॉन ट्रेसेबल हैं, इनडायरेक्ट हैं, ये आपकी नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। They are not visible
फॉर स्पेसिफिक गुड। जैसे कि हमें ये पता है कि एक कॉमोडिटी को बनाने में इतना सामान लगा, इतनी लेबर लगी, लेकिन अगर मान लो एक ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है या कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, तो वो तो टोटल गुड्स के लिए ना, हम ये नहीं कह सकते ना कि एक पर्टिकुलर इसी गुड के लिए हमारे लग रही है, यानी कि ये जितनी भी कॉस्ट है ये जॉइंट कॉस्ट है। एडवर्टाइजमेंट तो कंपनी अपना कर ही रही है, उसमें हर गुड की बात आ गई, हम एक पर्टिकुलर गुड के लिए नहीं कह सकते ना। ठीक है, फिर जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में, तब हम ये सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखते हैं कि कैसे हम एलोकेट करेंगे, ये सब हम सीखेंगे। तो बेसिकली अभी तो हम सिर्फ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं कि आखिर कॉस्ट होते कितने तरह की हैं। जैसे कि एक होती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, मतलब एडिशनल कॉस्ट incurred for producing one additional unit। ठीक है, मान लो मैंने 10 यूनिट्स बनाई और मेरी कॉस्ट लगी 500 रुपये। मैंने जैसे ही 11th यूनिट बनाई, मेरी कॉस्ट हो गई 550 रुपये। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गई 50 रुपये। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कॉस्ट है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास एक और कॉस्ट होती है, वो होती है संक कॉस्ट। इसके नाम से हमें पता लग रहा है, संक कॉस्ट का मतलब हो गया विच आर ऑलरेडी इंकर्ड या वंस इंकर्ड एंड बेनिफिटेड फॉर लॉन्गर टाइम। बहुत दिनों तक उस कॉस्ट का बेनिफिट हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमने एक बार खर्च किया लेकिन उसका बेनिफिट हमें बहुत दिन तक मिल रहा है। ठीक है ना, ये सब हमारी, तो संक कॉस्ट हमारी ऐसी हिडन कॉस्ट होती हैं जो हम करते रहते हैं और हमें लगता है इसका बेनिफिट हमें आगे मिलेगा, और कई बार उतना बेनिफिट नहीं मिलता। तो समटाइम्स these are a harm, a challenge for a firm। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इतनी सारी कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट है जो सबसे बड़ा चैलेंज है, तो संक कॉस्ट सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी बिजनेस फॉर्म के लिए। ठीक है, उसकी रिकवरी का आप कुछ अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि हमें रिकवर होगी भी या नहीं होगी। राइट? इसके बाद हमारे पास आती है प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है कि प्राइवेट कॉस्ट तो पेड, या हम कह सकते हैं इंकर्ड बाय फर्म। ठीक है ना, किसी भी तरह की कॉस्ट हो, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो एंड इम्प्लिसिट हो, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल इकोनॉमिक कॉस्ट
आर प्राइवेट, ठीक है ना। सोशल कॉस्ट विच इज फॉर ऑल, मतलब ये आपको सबके लिए, जितने भी फॉर्म्स हैं, ऑल फॉर्म्स आर गेटिंग। जैसे कि अब तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुमने अपनी फीस पे की, ठीक है। कोई और बच्चा कहीं बैठ के पढ़ाई कर रहा है, उसने अपनी फीस दी, अपनी बुक्स, किसी कोई अपने आप पढ़ाई कर रहा है तो वो अपनी बुक्स के थ्रू कर रहा है, वो सब उनकी प्राइवेट कॉस्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर गली मोहल्ले में, सोसाइटी में किसी भी तरह का अगर लाउड स्पीकर बज रहा है तो वो सोशल कॉस्ट है, क्योंकि वो सबको बियर करनी पड़ रही है। किसी की जेब से कुछ जा नहीं रहा, लेकिन बियर सबको करनी पड़ रही है, ठीक है। अगर पोल्यूशन हो रहा है तो उस पोल्यूशन की कॉस्ट सबको बियर करनी पड़ रही है। तो वो कॉस्ट जो सबको बियर करनी पड़े, फिर चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, कोई भी तरह का पोल्यूशन हो, वो कॉस्ट सबको बियर करनी पड़ रही है। तो इस तरह इनको हम एक्सटर्नलिटीज भी बोलते हैं, कि ये हमारी कुछ वो एक्सटर्नलिटीज हैं विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। तो जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं वो सोशल कॉस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि हमें इससे नुकसान ही हो, कई बार इससे कुछ बेनिफिट भी हो जाता है। अच्छा सा गार्डन है कोई, वो फिर सोशल कॉस्ट में नहीं आएगा, वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। और क्योंकि अभी हम कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए वो सोशल कॉस्ट के बारे में हमने कहा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो प्राइवेट कॉस्ट जो एक पर्टिकुलर फर्म बियर करती है, लेकिन सोशल कॉस्ट जो कि उस इंडस्ट्री में रहने वाली सभी फर्म्स बियर कर रही हैं, ठीक है। एक हमारे पास कॉस्ट होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज सिंपली द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने एक मशीनरी परचेज की फॉर ₹2 लाख, ये इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई, ठीक है ना। लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन ओल्ड असेट, ठीक है ना। किसी भी पुरानी चीज को जब हम बदलते हैं तो उसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मान लो मैंने इस मशीन को चेंज करके न्यू मशीन लाई, इस मशीन की वैल्यू मेरी लग गई 80,000। मेरी न्यू मशीन सेम लाई, लेकिन फिर भी अब क्योंकि प्राइस लेवल चेंजेस हो गए तो ये मशीन आ रही है 3 लाख की। तो मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 3 लाख माइनस 80,000, 220, ठीक है। तो ये मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई कि कोई भी कॉस्ट को चेंज करने के लिए। गॉट इट। अब एक होती है फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड या स्टेप कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट which do not change with output, मतलब अगर हमारा आउटपुट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जितना मर्जी है, हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो यहाँ पर भी 100 थी, यहाँ पर भी 100 है, सब जगह 100 है। अब मैं अगर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालूं तो यहाँ तो निकलेगी नहीं, यहाँ 100,
यहाँ 50 और यहाँ 33.3। तो हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, बट जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है, या हम कह सकते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस with the increase in output। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं, कितना भी आउटपुट हो, यहाँ पे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट OC ही रहेगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? और अगर मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में जितने भी ये रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, ऑल रेक्टेंगल्स अंडर AFC curve will have सेम एरिया। सारे रेक्टेंगल्स का एरिया सेम रहेगा। तो ये हमारे पास अगर आउटपुट है और यहाँ पे AFC लिया, ये AB हमारा AFC कर्व है, तो जितने भी रेक्टेंगल्स इसके अंडर बन रहे हैं उन सबका एरिया सेम रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये एक हुआ। अब हम दूसरे पे आए, वेरिएबल कॉस्ट पे, विच चेंजेस विद द आउटपुट लेवल। मतलब आउटपुट अगर 0, 1, 2, 3 है तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ 0 रहेगी, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30। अगर मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 10, यहाँ 10 और यहाँ 10। मीन्स TVC increases with increase in production, जबकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम एट ऑल आउटपुट लेवल। ठीक है, इसीलिए हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है TVC, ये ऐसे होता है, इनवर्स S, क्योंकि इसका जो ये वाला पोर्शन है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फर्स्ट स्टेप की वजह से, जो ये वाला पोर्शन है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की सेकंड स्टेज की वजह से, और ये वाला थर्ड स्टेज की वजह से। यानी कि ये 0, A, B और C करें तो जो 0 से A तक का पोर्शन है वो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट है, जबकि अगर हम A से B तक का करें
तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट है, और अगर हम बी से सी तक का करें तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट है, क्योंकि शुरू में पहले स्टेज पे हमारी जो कॉस्ट है वो उतना अच्छे से यूटिलाइज हो रही है, फैक्टर्स अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है, फिर हमारी कॉस्ट कांस्टेंट हो रही है, और फिर हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड होता है। ये हमेशा यू शेप्ड है। ऐसा क्यों होता है? वही सेम रीजन, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के फर्स्ट केस जो हमने कहा, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, ये डिक्रीज हो रही है। फिर ये मिनिमम वैल्यू, सेकंड कांस्टेंट कॉस्ट, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई मिनिमम वैल्यू, और फिर थर्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, ये हमारे पास इंक्रीजिंग हो गई। तो ये थर्ड स्टेज की वजह से हो गया। तो अगर हम कहें कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व या एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, दोनों की जो शेप है उस शेप का रीजन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स्ड या स्टेप कॉस्ट। इसका मतलब हुआ कि इट इज फिक्स्ड टू सम एक्सटेंट देन वेरीज। ठीक है, मतलब जैसे कि 0 से 10 यूनिट तक तो ये कॉस्ट 500 रहेगी, लेकिन जैसे ही हम 11 यूनिट पर आएंगे तो अगली 10 यूनिट के लिए ये कॉस्ट हमारी 800 हो जाएगी। फिर अगर हमने 21 से 30 की तो फिर ये 1200 हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारी यूनिट्स बढ़ेंगी वो उसमें स्टेप कॉस्ट होता चला जाएगा। तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो फिक्स्ड टू सम एक्सटेंट, देन चेंजेस, देन फिक्स्ड, देन चेंजेस। एक लेवल तक वो फिक्स है, फिर चेंज हो गई, फिर फिक्स है, फिर चेंज हो गई। जैसे अगर कभी प्रिंटिंग का तुमने सुना हो तो प्रिंटिंग में क्या होता है कि अगर आप 200 प्रिंट कराओ या 400 प्रिंट कराओ जी कॉस्ट तो उतनी लगेगी। अच्छा, आप 500 कराओगे तो कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। वो कॉस्ट कम ऐसे हो जाएगी कि पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एक तरह से आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें भी फर्क पड़ता है कि टोटल कॉस्ट भी उतनी रह सकती है कि जितना मर्जी आप 500 पर्चे छपवाओ या 1000 पर्चे छपवाओ, आपकी कॉस्ट तो 1000 रुपये लगेगी। तो हम क्या सोचेंगे, चल 1000 ही छपवा लो। तो ये इससे, और इसकी शेप हमारे स्टेप की जैसी होती है इसलिए हम इसको स्टेप कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप कॉस्ट हो गई। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जाम्पल में आपका मिनिमम टेलीफोन बिल आ गया। ठीक है, या रेंट ऑफ फैक्ट्री आ गया, ऑफिस सैलरीज आ गई, क्योंकि आपने कहा कि आपने तो भी प्रोडक्शन की नहीं, इस फैक्ट्री 10 दिन बंद रही, तो भी रेंट तो पूरा देना पड़ेगा। आपका ऑफिस बंद रहा तब भी आपको सैलरीज तो पूरी देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हम वेरिएबल पर आते हैं, मिनिमम टेलीफोन बिल के बियॉन्ड, टेलीफोन बिल बियॉन्ड मिनिमम,
भाई आप एक पे कॉल नहीं करोगे तब भी 100 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें आपकी 50 कॉल फ्री हैं। आपने 50 कॉल की या नहीं की, आपके 100 रुपये लगेंगे, लेकिन जैसे ही आपने 50 से 60 कॉल की आपके पैसे लगेंगे। तो मिनिमम टेलीफोन बिल फिक्स्ड है, जबकि मिनिमम के बाद जो आप कॉल करोगे वो आपका वेरिएबल है। रॉ मटेरियल आपका वेरिएबल है, लेकिन उस फैक्ट्री का रेंट आपका फिक्स्ड है। ऐसे ही वेजेस टू लेबर, लेबर आपका डेली वेजेस पर आता है। वेज लेबर की डेली वेजेस वो आपके वेरिएबल हैं। अब स्टेप कॉस्ट क्या रहेगी, जैसे कि इंस्पेक्शन कॉस्ट है, कोई इंस्पेक्टर आया, उसने इंस्पेक्शन कॉस्ट, उसने कहा चाहे आप 100 यूनिट्स हम इंस्पेक्ट करें चाहे हम 200 करें, इंस्पेक्शन कॉस्ट तो उतनी लगेगी, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, ये भी उतनी ही लगेगी, चाहे आप जितना मर्जी एडवर्टाइजमेंट करो इतने तक में सेम रहेगी। तो ये सब हमारी स्टेप कॉस्ट होती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सारे टाइप ऑफ कॉस्ट खत्म हो गए। अब इसके आगे हम कॉस्ट फंक्शंस वगैरह करेंगे।